जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विजय प्रताप आपका स्वागत करता हूं जेपी वर्ल्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था हिंदी की उत्पत्ति, और उसमें हम थोड़ा सा जो पढ़ाए थे उसको रिवीजन करा दे रहे हैं। हमने पढ़ा था कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए संस्कृत को ही हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। अतः हम अपभ्रंश को हिंदी की जननी और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु हम लोगों ने यह पढ़ा था कल की वीडियो में कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश के नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश किया, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा विरोध किए जाने पे हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। अतः हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और यह मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हो सके। और एक पॉइंट और हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी को हमारे देश में बहुत अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जो कि लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी को हमारे देश में बोलते हैं, और विदेशों में भी 10 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं। ठीक है, ये तो था कल का रिवीजन। अब हम आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई, यह मूल रूप से हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। यदि पेपर में आ जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे कि हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी के उत्पत्ति के क्रम में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे देश की सिंधु नदी के तट पर विदेशियों ने आए, और उन्होंने सिंधु शब्द को, उन्होंने स को ह उच्चारण किया। ये जो स शब्द है, ये फारसी लोगों ने इसको उच्चारण ह किया। इस वजह से सिंधु को हिंदू बोले, सिंधु को क्या बोले, हिंदू बोले। अतः यहीं से हिंदू और हिंदू से हिंदी शब्द जाना जाने लगा। यानी कि जो सिंधु नदी के तट पर रहते थे उनको हिंदू, और हिंदू जो भाषा बोलते थे उसको हिंदी बोला जाने लगा। इस प्रकार हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए अब आगे जानते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी को समझने के लिए हम इसके व्याकरण को समझना जरूरी होता है। व्याकरण, हिंदी को समझने के लिए हिंदी के व्याकरण को समझना जरूरी होता है। और हमने कल इसका संधि विच्छेद भी बताया था, बी प्लस आर प्लस करण। और व्याकरण का हमने शाब्दिक अर्थ भी बताया था। इसका अर्थ जो होता है अच्छी तरह से समझना, यानी कि किसी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसके व्याकरण को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इस प्रकार हमें हिंदी व्याकरण को समझने के लिए, हिंदी को समझने के लिए हिंदी व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हिंदी व्याकरण में सर्वप्रथम हमने कल चर्चा किया था
वर्णमाला पे, और वर्णमाला का संधि विच्छेद होगा वर्ण प्लस माला। माला का मतलब होता है व्यवस्थित या समूह, यानी कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की जो संख्या होती है, कुल वर्ण 53। पहले 52 थे, लेकिन हिंदी निदेशालय के अनुसार एक नया वर्ड और जुड़ गया है जो कि कुछ इस प्रकार है। इस तरह से हमारी हिंदी में कुल 53 वर्ड हो गए हैं। इसे हम नई ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नई ध्वनि भी कहते हैं, नई ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है। इसको मिटा देना। अब हिंदी वर्णमाला में टोटल 53 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या कुछ 3 प्रकार से बताई गई है। पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा, उच्चारण या उच्चारण के आधार पर या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और एक होता है सिंपल, जिसे हम कहते हैं कि साधारण रूप से स्वरों की संख्या तो अर्थ के आधार पे स्वरों की कुल संख्या होती है 11। अर्थ के आधार पर स्वरों की कुल संख्या होती है 11, जिनमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। सॉरी, अंग और अह यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ औ तक ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। री भूल गए, अ आ ई उ यहाँ पे होगा री। अब हमारी संख्या हो गई 11। और कामता प्रसाद गुरु ने सिर्फ 10 माना। इसको नहीं माना तो री को स्वर नहीं माना। इन्होंने कहा कि री का उच्चारण करते समय हमें यह पता होता है कि यह र प्लस
छोटी ई से मिलके बना है। आप पढ़िए री, र में छोटी ई की मात्रा लगाइए तो बन जाएगा क्या, री। इसका भी उच्चारण वही है और इस री का भी उच्चारण वही है, जिसे कामता प्रसाद ने कहा कि री जो है यह उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या के अंतर्गत नहीं काउंट होगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। और साधारण रूप से स्वरों की संख्या की बात की जाए तो ये होता है 13। इन 13 में 11 जो होता है वो तो स्वर हो गया, और प्लस 2 जो है वो हो गया अयोगवाह। अयोगवाह 11 स्वर का जिक्र हमने यहाँ पे कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि अ से लेकर औ तक हमारे अर्थ के आधार पे स्वर हैं और उच्चारण के आधार पे 10 हैं, जिनको कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि री को नहीं माना जाएगा। और साधारण रूप से स्वरों की संख्या 13, और इसको हम अगले स्लाइड पे समझाते हैं। अयोगवाह का अयोगवाह का संधि विच्छेद करेंगे, ये होगा प्लस योग प्लस वाह। अ का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी शब्द के पहले अ लग जाए तो उसका अर्थ होता है बिना। बिना का मतलब कि नहीं, योग का मतलब कि योग, और वाह का मतलब होता है वहन। यानी कि ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों के स्थान पर आते हुए भी इनका योग वहन नहीं होता है, अंग और अह का। इनको कहते हैं अनुस्वार, इनको कहते हैं विसर्ग। यानी कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों के अंतर्गत आने वाले ये दो वर्ण, जिनको अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं, और इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं, तो इनका योग होते हुए भी इनका वहन नहीं होता, इस वजह से इनको अयोगवाह कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक चीज आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि जब हम लोग छोटे थे तो एक क बनाने की पद्धति पढ़ते थे। कैसे, तो गुरुजी बोलते थे कि ये है मुर्गी का अंडा, ये है पुलिस का डंडा, ये है हनुमान जी का पूंछ, और ये है रावण का मोछ। ऐसे करके कुछ हम लोग मजाकिया अंदाज में अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। इसको यहाँ से दो चीजों को हटा दीजिए, यहाँ से मुर्गी के अंडे को हटा दीजिए और हनुमान जी के पूंछ को हटा दीजिए, बस बचेगा ये। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं? ये जो ऊपर की लाइन है जिसको हम रावण की मूंछ शब्द दिए थे, और ये जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शिरोरेखा। इसको कहते हैं शिरोरेखा, और इसको कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई, ये बात समझ में आई। इसके बाद ठीक इन्हीं के स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए कुछ हम 4 पॉइंट आपको बताएंगे, और चारों पॉइंट जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खड़ी पाई हो गई, ये हो गई शिरोरेखा। यदि शिरोरेखा के ठीक ऊपर जो बिंदु है इसको क्या कहेंगे? यदि यही बिंदु ठीक नीचे है इसको क्या कहेंगे? यही बिंदु इसके ठीक दाहिने तरफ है इसको क्या कहेंगे? और यदि ये बिंदु यहाँ पे है तो इसको क्या कहेंगे? ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। यदि शिरोरेखा के ऊपर ठीक यहाँ पे बिंदु हो तो इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? तो अनुस्वार। यदि ठीक नीचे है तो इस बिंदु का नाम है द्विगुण, उत्क्षिप्त या ताड़नजात।
ताड़न जात। यदि यही बिंदु ठीक दाहिने तरफ है, इसका नाम हम देते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। हमारे हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक ही पंचमाक्षर है जो कि क वर्ग के लास्ट में आता है, उसे कहते हैं अंग। उसका संबोधन कुछ इस प्रकार करते हैं, उसे कहते हैं अंग। अब यह बिंदु बहुत ही विशेष है, इसे हम लोग कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। अब नुक्ता के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि नुक्ता होता क्या है। नुक्ता जो, इसमें हिंदी में 5 ध्वनियां हैं जो कि अरबी और फारसी से ली गई है। पहली क, क, ख, ग, ज और ह। ये 5 ध्वनियां हैं। इन्हें नई ध्वनियां भी कहते हैं। इन्हें नई ध्वनियां भी कहते हैं। और नुक्ता के बारे में राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद जिन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिली थी, सितारे हिंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने ही नुक्ता के बारे में 1960 के 1860 के दशक में बताया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने नुक्ता के बारे में बताया था। और ये ध्वनियाँ अरबी और फारसी से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? तो अरबी या फारसी से ली गई हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं। इस पाई को कहते हैं सिरोरेखा, इस लाइन को कहते हैं खड़ी पाई। यदि सिरोरेखा के ठीक ऊपर बिंदु है तो अनुस्वार, ठीक नीचे बिंदु है तो द्विगुण, उत्क्षिप्त या ताड़न जात। और अगर दाहिने साइड यहाँ पे बिंदु है तो उसे पंचमाक्षर कहते हैं। और हमारे पूरे हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का अंतिम बिंदु अंग ही एकमात्र पंचमाक्षर है। और जो बाएं साइड ये बिंदु है इसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता के बारे में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1860 के दशक में बताया था। और नुक्ता की 5 वर्ड हैं क, ख, ग, ज और फ। जैसे कि एक वर्ड हम ले लेते हैं जहर। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसको सिर्फ पढ़ेंगे जहर, लेकिन यदि नुक्ता यहाँ पे लगा दें तो ज को थोड़ा रगड़ के बोलेंगे जहर, ऐसे। उम्मीद है हमारी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में हम लोग पढ़े हैं कि स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आज की क्लास में हम स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन। आज की क्लास में हम स्वर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम इतना जान गए हैं कि स्वरों की संख्या 11, अर्थ के आधार पे 10 और ऐसे उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 13। इतना तक हम लोग जान गए हैं। अब ये जानेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर करते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है, पहला एकमात्रिक, एकमात्रिक स्वर। दूसरा आ जाता है द्विमात्रिक
स्वर। तीसरा आ जाता है त्रिमात्रिक स्वर। यानी कि जब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो स्वरों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से मात्रा के आधार पे पढ़ रहे हैं, जिसमें एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर आते हैं। अब आइए जानते हैं कि एक मात्रिक स्वर कौन कौन सा होता है। एक मात्रिक स्वर होता है अ, ई, उ और री। द्विमात्रिक स्वर कौन कौन सा होता है तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और त्रिमात्रिक स्वर जो होता है ये संस्कृत में उपयोग किया जाता था, जैसे राम, ओम इत्यादि। अच्छा, किसी भी वर्ण में जैसे हमने क लिख दिया, यहाँ पे हलंत लगा दिया, इसका मतलब कि क क्या हो गया, आधा हो गया। और इसी में यदि हमने स्वर को जोड़ दिया, ये हो गया क क्या, पूरा। एक चीज और बता दें, इस क को हम यहाँ पे बोलेंगे वर्ण, और इसमें जब स्वर जुट गया, स्वर, तो इसे हम बोलेंगे, इस वाले क को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अक्षर। तो वर्ण या अक्षर एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी वर्ण और अक्षर में इतना अंतर है कि जब वर्ण में स्वर जुट जाता है तो वो अक्षर कहलाता है। इस प्रकार हम वर्ण को तो अक्षर कह सकते हैं, जैसे वर्ण को तो हम अक्षर कह सकते हैं, अक्षर, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते हैं। रीजनिंग में आप लोग कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो आ जाता है उसे उसका कह देते हैं, लेकिन इसके बाहर वाला को इसके अंदर नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वर्ण और अक्षर में बहुत छोटा सा अंतर है, जो कि वर्ण में जब स्वर मिलता है तो अक्षर का निर्माण होता है, और अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्ण को अक्षर कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और जान लेते हैं यहीं पे, वर्ण को हम लोग जान गए, अक्षर को हम लोग जान गए, और हम लोग ध्वनि, ध्वनि को जान लेते हैं। यहाँ पे ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि जो होती है ये भाषा की लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मौखिक इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। ध्वनि जो होती है अदृश्य होती है और अलिखित होती है, और लिखित होती है। जैसे हमने क को पढ़ा, क मुंह से बोल रहे हैं, क ध्वनि है, तो क्या ध्वनि को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो ध्वनि क्या हुई, अदृश्य हुई। क्या क हमने बोला, लिखा नहीं, तो क्या हुई, ध्वनि अलिखित हुई। उम्मीद है कि आपको ध्वनि स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम मौखिक इकाई है। ध्वनि अदृश्य होती है और अलिखित होती है। वहीं पे वर्ण जो है, वर्ण या अक्षर, ये दृश्य है और लिखित है, लिखित है। जैसे हमने यहाँ पे क लिखा है, क को हमने लिख दिया, हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, दृश्य है, और लिख दिया तो ये लिखित भी है। और वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी
लिखित इकाई है। ध्वनि मौखिक इकाई और ये जो वर्ण है ये क्या है, तो लिखित इकाई। लिखित इकाई। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक मात्रिक स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। मूल या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, या लघु स्वर भी कहते हैं, लघु। और द्विमात्रिक स्वर यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों को हम लोग दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और त्रिमात्रिक स्वर आप लोग समझ गए होंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे राम, तो राम कहा तो राम एक साधारण शब्द हो गया, लेकिन अगर इसी का कोई राम नाम का जप करता है तो ऐसे बोलता है राम। यानी कि रा की जो ध्वनि है वो जितने में हम एक बार रा करेंगे उतने में वो 3 बार करता है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को ये वर्ड अगर नहीं समझ में आता होगा तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आधुनिक समय में हमारे विद्यालयों में हिंदी भाषा की जो गिनती है उसे नहीं सिखाई जाती है। हम लोगों के समय में तो सिखाई जाती थी, हम लोग खूब अच्छे से लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक से हट के उसको भी सीख लेते हैं। तो एक कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, 2 इस प्रकार, 3 इस प्रकार, जो कि यहाँ पे राम में इस 3 का हमने प्रयोग किया है। 4 कुछ इस प्रकार, 5 कुछ इस प्रकार, 6 कुछ इस प्रकार, 7 कुछ इस प्रकार, 8 कुछ इस प्रकार और 9 कुछ इस प्रकार, और उसके बाद तो 10 आ जाएगा। यदि हमने 1 से लेके 9 तक लिख लिया तो उम्मीद है कि 100 तक या 1000 तक, करोड़ तक सभी गिनती हम लोग लिख लेंगे। ये थोड़ी सी टॉपिक से हट के चीज़ें बताए हैं जो कि इस 3 पे शुरुआत हुई है, और इसको आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि आजकल के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए हम आपको जानकारी के लिए चीज़ बता दे रहे हैं। ओम, यदि हमने ओम ऐसे पढ़ा तो ये ओम का सही उच्चारण नहीं है। ओम का सही उच्चारण क्या है, ओ को हम 3 बार बोलेंगे ऐसे ओम, तब जाके हमारा सही उच्चारण माना जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथियों इस स्लाइड पे जो कुछ भी लिखे हैं आपको सही सही समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम पढ़ लिए एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। अब इन्हीं के अंतर्गत जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन कौन से थे, ये थे हमारे 7। कौन कौन, आ, इसे बड़ी ई भी बोलते हैं, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला सजातीय स्वर, जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आ किससे मिलके बना है, तो आ जो है वो अ प्लस अ से मिलके बना है। ई किससे मिलके बना है, ई प्लस ई से मिलके बना है। ऊ किससे मिलके बना है, ऊ प्लस ऊ से मिलके बना है। ऊ। अब हम ये ध्यान दें कि ये जो हम वर्ण लिखे हैं या अक्षर लिखे हैं, ये देखिए इसका सब कुछ एक समान है। यानी कि आँख, नाक, कान, मुंह, मजाक के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये वर्ण जैसा ये है, जैसा वैसा ही ये है।
जैसा ये है वैसा ही ये है, जैसा ये है वैसा ही ये है। यानी कि हमको देखने से ही लग जा रहा है कि ये दोनों वर्ण समान स्वरों से मिलके इसका निर्माण हुआ है, इसका भी समान वर्णों से मिलके निर्माण हुआ है, इसका भी समान वर्णों से मिलके निर्माण हुआ है। इसीलिए इसको सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है। दूसरा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कौन कौन है? इन तीनों तो हमारे सजातीय हो गए, बचा कौन? ये चार, यानी यही चार हमारे विजातीय स्वर हैं। ए, ऐ, ओ और औ। ए का निर्माण किससे हुआ है? तो सबसे पहले चारों में हम लिख देते हैं कि सभी को बनाने में अ का योगदान है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ए का निर्माण किससे हुआ है? तो अ प्लस ई से। ऐ का निर्माण किससे हुआ है? अ प्लस ए से। ओ का निर्माण किससे हुआ है? अ प्लस उ से। औ का निर्माण किससे हुआ है? तो अ प्लस ओ से। अब आपको देखने में ही लगता होगा कि अब ये दोनों वर्ण क्या हो गए? अलग अलग हो गए, यानी समान जाति के नहीं है, अलग अलग जाति के हैं, इसलिए इसे विजातीय स्वर कहा जाता है। और या इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, ये संधि में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि ये तीनों दीर्घ संधि में, ये दोनों वृद्धि संधि में, नहीं वृद्धि में नहीं, सॉरी, ये दोनों दीर्घ में, ये दोनों गुण में, और ये दोनों वृद्धि संधि में इनका प्रयोग किया जाता है, जिनको हम संधि के क्लासेस में अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं, स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मात्रा, नहीं मात्रा नहीं, मात्रा पे तो अभी पढ़े हैं, सॉरी, जिह्वा के आधार, जिह्वा के आधार पर। तो स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पे तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। पहला अग्र, दूसरा मध्य, और तीसरा पश्च। जैसा कि आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि हमारी जिह्वा के तीन भाग होते हैं। अग्र भाग से कुछ अलग स्वाद मिलता है, पश्च भाग से कुछ अलग स्वाद का पता चलता है, और मध्य भाग से कुछ अलग स्वाद का पता चलता है। उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में भी स्वरों का वर्गीकरण जब जिह्वा के आधार पर किया जाता है तो तीन भाग में किया जाता है, पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। अब अग्र भाग में कौन कौन आते हैं, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? ई, बड़ी ई, ए और ऐ। हमको तो याद है, हमने बहुत आसानी से बता दिया कि अग्रभाग से ई, ए और ऐ का उच्चारण होता है। लेकिन आप कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक शब्द लिख लीजिएगा, अग्रभाग से तो बोला ही जाता है अग्र, और इसमें जोड़ लीजिएगा ये, अग्रिय। अग्रिय में अग्र को हटा दीजिए तो क्या क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यानी कि ई से दोनों ई, और ए से दोनों ए और ऐ। ठीक है। इस प्रकार अग्रभाग से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है हम आसानी से याद कर सकते हैं। मध्य भाग से केवल और केवल अ का उच्चारण होता है, जिसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर भी कहते हैं।
और पश्च भाग से जो बचा उसको लिख दें, तो अ यहाँ पे हो गया, बचा क्या, आ, ई और ई यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, उ, बड़ा उ, और ओ, ओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक री जो है वो 11 हो जाएगा। यानी कि जितने तीन तीन भाग जो है ना, तो तीसरा भाग में क्या, अ की आकृति देखिए 3 के समान, ओ की 3 के समान, ओ की 3 के समान, 3 के समान, इनकी सबकी आकृति क्या है, 3 के समान होती है। यानी कि पश्च भाग से जितने भी आकृति 3 के समान होती है वे वर्ड बोले जाते हैं। और को उदासीन स्वर भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मतलब शब्द है। और ये उदासीन शब्द याद रखिएगा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो अ को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जानेंगे, और लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।